नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी की है, साइकिल चलाना। पर क्या कभी सोचा है कि वो पेडल मारते हुए या संतुलन बनाते हुए हमारे दिमाग और शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? मतलब ये सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं है ना? ये तो सीखने और महारत हासिल करने की एक एक कमाल की कहानी लगती है। हमारे हाथ लगा है शिव नारायण का एक बहुत ही दिलचस्प लेख। ये टैक्सशिला पेज साइट पर छपा है। टाइटल है लॉज ऑफ रिएक्टेंस इन साइकिलिंग, ब्रेन बॉडी डायनेमिक्स ऑफ बाइक राइडर लर्नोग्राफी। अब ये शब्द लर्नोग्राफी शायद थोड़ा नया लगे, लेकिन यही आज की हमारी पड़ताल का, हमारी चर्चा का केंद्र है। तो आज हम इस लेख के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि साइकिल चलाना महज एक फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं है, बल्कि ये दिमाग के लिए जानकारी इकट्ठा करने, उसे सहेजने और फिर इस्तेमाल करने का एक अनोखा तरीका कैसे है। इसे ही लेखक लर्नोग्राफी कह रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, कैसे साइकिल चलाते वक्त जो रुकावटें या प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस महसूस होता है, वो ना सिर्फ हमें बेहतर राइडर बनाता है, बल्कि साइकिल के डिजाइन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। तो चलिए साइकिल चलाने के इस अनदेखे विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये लर्नोग्राफी का जो विचार है, ये वाकई में काफ़ी आकर्षक है। देखिए, हम आमतौर पर सीखना मतलब क्या समझते हैं? स्कूल, किताबें, कोई लेक्चर सुन लिया। पर लर्नोग्राफी इससे अलग है। ये क्रिया पर आधारित है, मतलब एक्शन पर और अनुभव पर। खासकर जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, शारीरिक हरकतें, इसमें ज़्यादातर बोलकर सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा दिमाग, हमारा शरीर और हमारा व्यवहार, ये सब मिलकर एक तरह से सीधे सीधे ज्ञान को एब्जॉर्ब करते हैं, आत्मसात करते हैं। आप सोचिए, पहली बार जब कोई साइकिल चलाना सीखता है, हाँ, कोई कितना भी समझा ले, है ना, जब तक हम खुद पैडल नहीं मारते, थोड़ा गिरते संभलते नहीं, बिल्कुल, तब तक बात बनती ही नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया की नींव में है ब्रेन पेज का बनना। ब्रेन पेज ये क्या है? कोई कागज का पन्ना? नहीं, ब्रेन पेज मतलब दिमाग के अंदर, खासकर हमारे मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया जैसे हिस्से हैं ना, उनमें बनने वाले मेमोरी के पक्के नक्शे या खाके समझ लीजिए, स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स। अच्छा, मेमोरी के नक्शे। हाँ, ये तब बनते हैं जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, दोहराते हैं, और उससे जो फीडबैक मिलता है उससे सीखते हैं। तो साइकिल चलाने के मामले में लर्नोग्राफी वो पूरा मानसिक और शारीरिक ढांचा है जो एक राइडर संतुलन बनाना, पैडल चलाना, मोड़ना और रास्ते के हिसाब से खुद को ढालना सीखते समय बनाता है। ये दिमाग में बनी साइकिल चलाने की किताब है, पर ये शब्दों से नहीं, अनुभवों से लिखी गई है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारा दिमाग हर अनुभव से, खासकर शारीरिक अनुभव से लगातार सीख रहा है, बिना किसी क्लासरूम के। तो फिर ये बाइक राइडर लर्नोग्राफी काम कैसे करती है? आपने कहा ये एक ढांचा है। लेख में बताया गया है कि एक तरह की तिकड़ी है, 3 हिस्सों वाली प्रणाली। हाँ, 3 हिस्से। पहला हिस्सा तो हुआ राइडर खुद, हाँ, उसका दिमाग जो संतुलन, तालमेल, आंखों से मिली जानकारी, इन सब तो प्रोसेस करता है। उसका शरीर जो असल में पैडल घुमाता है, हैंडल मोड़ता है, और उसका व्यवहार भी, जैसे कब ब्रेक लगाना है, कितना जोखिम लेना है, ये सब। सही। दूसरा हिस्सा है साइकिल, वो मशीन। हाँ, बाइक, जिसके अपने नियम हैं, अपने पुर्जे हैं, हैंडल, ब्रेक, पैडल, गियर, फ्रेम, सब कुछ। और तीसरा हिस्सा है रास्ता। बिल्कुल, पर्यावरण। हाँ, मतलब सड़क कैसी है, सीधी है या ढलान वाली, चिकनी है या उबड़ खाबड़, हवा है या नहीं। ये तीनों हिस्से, राइडर, बाइक, रास्ता, ये लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, एक फीडबैक लूप बनाते हैं। एग्जैक्टली। एक फीडबैक लूप, राइडर कुछ करता है, जैसे पेडल तेज चलाता है, तो साइकिल और रास्ता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे स्पीड बढ़ती है या सड़क उबड़ खाबड़ है तो झटका लगता है। बिल्कुल। और राइडर फिर उस प्रतिक्रिया के आधार पर अपने एक्शन को बदलता है, शायद धीरे हो जाता है या संतुलन बनाता है। बिल्कुल। और ये एडजस्टमेंट लगातार चलता रहता है। लेख की एक खास बात यह है कि वो साइकिल जैसी बेजान चीज को भी इस सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार मान रहा है, जो लगातार प्रतिरोध और फीडबैक देती रहती है। ये कैसे? हाँ, यहीं से कहानी में एंट्री होती है रिएक्टेंस के नियम की, लॉ ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का सीधा सा मतलब है प्रतिरोध और उस पर होने वाली प्रतिक्रिया का खेल, डायनामिक्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्शन। जब राइडर साइकिल चलाता है तो उसे कई तरह के प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे साइकिल का अपना वजन है,
टायर और सड़क के बीच का घर्षण है, हवा का दबाव है, रास्ता ऊबड़-खाबड़ हो सकता है, और सबसे बड़ा प्रतिरोध तो संतुलन बनाए रखने की चुनौती ही है। सही बात है। राइडर का दिमाग और शरीर इन सारे प्रतिरोधों पर लगातार प्रतिक्रिया देते हैं, छोटे बड़े एडजस्टमेंट करते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात यहाँ समझने की ये है कि ये जो चुनौतियां हैं, जो गलतियां होती हैं, जैसे संतुलन बिगड़ना, हाँ, या गिर पड़ना, ये सीखने की प्रक्रिया का बेकार हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। हाँ, दिमाग इन गलतियों को कीमती फीडबैक की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी मोटर कमांड्स को, मतलब शरीर को जो निर्देश भेजता है, उन्हें सुधारता है। सोचिए, अगर पहली बार में ही परफेक्ट बैलेंस बन जाता तो शायद दिमाग उतना सीखता ही नहीं। ये तो सही है। इसलिए रिएक्टेंस, यानी ये प्रतिरोध और प्रतिक्रिया का जो चक्र है, यही सीखने और स्किल हासिल करने का असली इंजन है। यही वो घर्षण है जो लर्नोग्राफी की आग को जलाए रखता है और उन ब्रेन पेज को मजबूत बनाता है जिनकी हमने बात की थी। वाओ, मतलब गलतियां करना सीखने के लिए अच्छा है, कम से कम साइकिल चलाने में तो जरूर। हाँ, मोटर लर्निंग में तो बिल्कुल। लेख में लर्नोग्राफी के 2 चरणों का भी जिक्र है, डिफरेंशियल और इंटेग्रल लर्नोग्राफी। ये क्या है, इन्हें थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, जरूर। तो डिफरेंशियल लर्नोग्राफी ये शुरुआती दौर है। हाँ। इस स्टेज में राइडर उन 3 हिस्सों को, राइडर, बाइक, रास्ता, इनको अलग अलग महसूस करता है। अलग अलग कैसे? मतलब ऐसा लगता है जैसे तीनों अलग इकाइयां हैं जिनकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। संतुलन बनाना एक अलग सिरदर्द लगता है, पैडल सही से घुमाना दूसरी चुनौती, और रास्ते को समझना वो तीसरी। हाँ, याद है मुझे, शुरू में ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, हर चीज पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सचेत प्रयास लगता है। राइडिंग ऑटोमेटिक नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आप बाइक से लड़ रहे हैं, उसे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। ये वो दौर है जब हर छोटा मोमेंट सोचना पड़ता है, हैंडल कितना मोड़ें, पैडल कैसे दबाएं, वजन किधर डालें। लेकिन जब राइडर पर्याप्त अभ्यास करता है, बार बार रिएक्टेंस का सामना करता है, गिरता है, उठता है, सीखता है, तो धीरे धीरे इंटीग्रल लर्नोग्राफी का चरण शुरू होता है। इंटीग्रल मतलब जुड़ जाना। हाँ, बिल्कुल। इस अवस्था में वो अलगाव खत्म हो जाता है। राइडर, बाइक और रास्ता, ये तीनों मिलकर एक एकीकृत सिंगल सिस्टम की तरह काम करने लगते हैं। अच्छा। अब साइकिल शरीर का ही एक विस्तार महसूस होने लगती है, जैसे हाथ या पैर हों। और रास्ता दुश्मन नहीं लगता, बल्कि एक धारा बन जाता है जिसमें राइडर सहजता से बहता है। मोटर कमांड्स पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मतलब सोचना नहीं पड़ता। नहीं, दिमाग को कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता कि संतुलन कैसे बनाना है, वो बस बन जाता है। लेख में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। क्या? कि इस महारत की अवस्था में दिमाग लगभग 10 अलग-अलग चीजों को एक साथ कंट्रोल कर रहा होता है। 10 चीजें? कौन से? राइडर के 2 हाथ, 2 पैर, सिर, छाती, पेट, ये 7 हो गए। फिर खुद बाइक 8, रास्ता 9, और जो काम किया जा रहा है, मतलब जो लक्ष्य है, जैसे कहीं पहुंचना, वो 10। अरे वाह! इन 10 को दिमाग एक सिंगल ऑपरेटिंग स्पेस में एकीकृत कर लेता है। ये 10 अलग चीजें नहीं रहती, बल्कि एक लय में काम करने वाला ऑर्केस्ट्रा बन जाती हैं। कमाल है। यही साइकिल चलाने में असली महारत है, असली फ्लो की स्थिति। ये तो सुनने में किसी मेडिटेशन जैसा लग रहा है, सब कुछ एक हो जाना। और इसी महारत का सीधा संबंध उन ब्रेन पैक से है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। तभी तो कहते हैं कि आप एक बार साइकिल चलाना सीख लें तो फिर कभी नहीं भूलते। ये हमेशा एक क्लासिक उदाहरण दिया जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये लर्नोग्राफी की प्रक्रिया हमारे दिमाग में बहुत मजबूत मोटर मेमोरी बनाती है। ये प्रोसीजरल मेमोरी का हिस्सा है, मतलब कैसे करें वाली याददाश्त, नोइंग हाउ वर्सेस नोइंग दैट। अच्छा। ये ज्ञान दिमाग के कई हिस्सों में सहे जाता है, जैसे सेरिबेलम, जो हमारे संतुलन और तालमेल का मास्टर है, बेसल गैंग्लिया, जो पेडलिंग और स्टीयरिंग जैसी आदतन बन चुकी मोटर स्किल्स को स्टोर करता है, और मोटर कॉर्टेक्स, जो अभ्यास के साथ हमारे मूवमेंट्स को और बेहतर और सटीक बनाता है। इसके साथ ही हमारे कान के अंदर का वेस्टिबुलर सिस्टम भी संतुलन और स्पेस में हमारी पोजीशन समझने में अहम भूमिका निभाता है। हर बार जब कोई साइकिल चलाता है तो दिमाग के ये मोटर सर्किट, ये ब्रेन पेज और ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। इसीलिए भूलते नहीं। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि आप साइकिल चलाना कभी नहीं भूलते। वो ज्ञान आपके नर्वस सिस्टम में इतनी गहराई तक बस चुका होता है। ये सिर्फ मांसपेशियों की आदत नहीं है, ये एक बेहद जटिल न्यूरल नक्शा है जो सालों बाद भी एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, ये तो है। मैंने भी कई साल बाद चलाई थी, थोड़ी हिचकिचाहट हुई पर फिर चल पड़ी। हाँ, वो ब्रेन पेज कहीं नहीं जाता। सही बात है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे खास तौर पर आकर्षक लगा, ये मानव मशीन फीडबैक लूप और इससे होने वाला इनोवेशन। ये कैसे हो सकता है कि एक बेजान मशीन, एक साइकिल, न सिर्फ हमें सीखने में मदद करती है बल्कि एक तरह से खुद भी सीखती है? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, जैसा हमने समझा, राइडर लगातार साइकिल और रास्ते से मिलने वाले संकेतों मतलब फीडबैक को पढ़ता रहता है। हर गड्ढा, हर मोड़, टायर की पकड़, हवा का झोंका, ये सब जानकारी है। राइडर इस जानकारी के आधार पर अपनी पकड़, रफ्तार या शरीर की मुद्रा को बदलता है। सही। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं है। लेख इसे कहता है टेक्नोलॉजिकल रिएक्टेंस। हाँ, टेक्नोलॉजिकल रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब राइडर को कोई ऐसी चुनौती मिलती है जिसका सामना करना मुश्किल हो, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा उबड़-खाबड़ रास्ते पर भयानक झटके लग रहे हैं, या तेज रफ्तार पर हैंडल कांप रहा है, कंट्रोल मुश्किल हो रहा है, या चढ़ाई पर पैडल मारने में बहुत ज्यादा जोर लग रहा है। हाँ, ये सब तो होता है। तो ये जो राइडर का संघर्ष है, उसकी जो परेशानी है, उसका जो अनुभव है, वो अनजाने में इंजीनियरिंग इनोवेशन के लिए एक सिग्नल बन जाता है। अच्छा, सिग्नल कैसे? राइडर की असुविधा, उसका फीडबैक, चाहे वो शब्दों में हो या सिर्फ अनुभव में, वो एक तरह का डेटा बन जाता है। ये डेटा बताता है कि मौजूदा डिजाइन में क्या कमी है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। अरे वाह! तो रिएक्टेंस यहाँ सिर्फ राइडर को नहीं सिखा रही? नहीं, वो साइकिल बनाने वालों को भी सिखा रही है। ये इनोवेशन की जननी बन जाती है। क्या बात है! लेख में इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। जैसे शुरुआती साइकिलों में सस्पेंशन नहीं थे। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर राइडर के शरीर पर जो जोरदार झटके लगते थे, उस अनुभव ने, उस परेशानी ने इंजीनियरों को मजबूर किया कि वे शॉक एब्जॉर्बर या सस्पेंशन सिस्टम का आविष्कार करें, ताकि राइडर को आराम मिले। बिल्कुल। राइडर की परेशानी ने एक जरूरत पैदा की और उस जरूरत ने इनोवेशन को जन्म दिया। इसी तरह तेज रफ्तार या मुश्किल मोड़ों पर स्टीयरिंग का अस्थिर होना या नियंत्रण खोने का डर, इसने बेहतर हैंडल बार डिजाइन, मजबूत फ्रेम और ज्यादा स्थिर ज्योमेट्री बनाने की प्रेरणा दी, ताकि राइडर को ज्यादा आत्मविश्वास और कंट्रोल मिल सके। और गियर्स का क्या? हाँ, गियर्स। चढ़ाई चढ़ते वक्त या तेज हवा के खिलाफ पेडल चलाने में जो भारी मशक्कत होती थी, हाँ, बहुत मुश्किल होता है। उस मशक्कत ने गियर सिस्टम के विकास को गति दी। हाँ। पहले साधारण गियर आए और अब तो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गियरिंग सिस्टम आ गए हैं, जो राइडिंग को कई ज्यादा आसान और कुशल बनाते हैं। सही है। तो इस तरह साइकिल अपने राइडर के अनुभवों से लगातार सीखती रहती है, इंजीनियरिंग और डिजाइन में सुधारों के जरिए। हाँ, और राइडर साइकिल से सीखता है उसकी प्रतिक्रियाओं और क्षमताओं के जरिए। तो ये एक दो तरफा लर्नोग्राफी हुई। बिल्कुल, एक सह विकास की प्रक्रिया, को-एवोल्यूशन, जहां इंसान की समझ और मशीन का डिजाइन साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यहाँ मानव और तकनीक के एक साथ विकसित होने का एक शानदार उदाहरण है, जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम है। ये कमाल का नजरिया है। मतलब हम जब साइकिल चलाते हुए किसी चीज से परेशान होते हैं तो हम अनजाने में अगली पीढ़ी की साइकिलों को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे होते हैं। एक तरह से हाँ, बिल्कुल। लेख में ऑब्जेक्ट लैंग्वेज और रास्ते को एक शिक्षक मानने की बात भी कही गई है। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा दार्शनिक सा लगता है। हाँ, ये थोड़ा अमूर्त जरूर है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज मतलब वस्तुओं की भाषा। वस्तुओं की भाषा? हाँ, भौतिक वस्तुएं जैसे साइकिल या रास्ता बिना शब्दों के अपने गुणों और व्यवहार के माध्यम से हमारे दिमाग से बात करती हैं। साइकिल कैसे बात करती है? अपने वजन से, टायर की पकड़ यानी ट्रैक्शन से, ब्रेक लगाने पर कैसे रुकती है, पेडल पर कितना जोर लग रहा है, फ्रेम में कंपन हो रहा है या नहीं, ये सब साइकिल की भाषा है, उसका फीडबैक है। अच्छा, और रास्ता? रास्ता बात करता है अपनी ढलान से, अपनी सतह से, चिकनी है, खुरदुरी है, गीली है, मोड़ों से, गड्ढों से, हवा के बहाव से। ये सब रास्ते के शब्द हैं। ये सारे संदेश शब्दों में नहीं होते, बल्कि सेंसरी मोटर अनुभव के रूप में मिलते हैं, आंखों से देखकर, त्वचा से महसूस करके, शरीर के संतुलन से। और ये अनुभव हमें प्रशिक्षित करते हैं। बिल्कुल, ये अनुभव राइडर के विजुअल मोटर सिस्टम को लगातार ट्रेन करते हैं। समय के साथ दिमाग इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है, आने वाले बदलावों का अंदाजा लगाने लगता है और बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाता है। जैसे अनुभवी राइडर समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, एक अनुभवी राइडर को बाइक या रास्ते के व्यवहार में जरा सा भी बदलाव तुरंत महसूस हो जाता है। ये अनुभव से जन्मी समझ है,
गति से पैदा हुई बुद्धिमत्ता, मोशन बॉर्न इंटेलिजेंस। और रास्ता एक शिक्षक कैसे हुआ? सक्रिय भागीदार के रूप में देखता है, न कि सिर्फ एक पृष्ठभूमि। वो हमें लगातार चुनौती देता है और अनुकूलित होने पर मजबूर करता है। समझ गई। तो ये वस्तुएं और रास्ता हमें लगातार पढ़ा रहे हैं, बस उनकी भाषा अलग है, अनुभवों की भाषा। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस अध्ययन या लेख के मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? इससे हमें क्या बड़ी बातें पता चलती हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली और शायद सबसे जानी पहचानी कि मोटर आधारित सीखना जैसे साइकिल चलाना दिमाग में बेहद टिकाऊ याददाश्त बनाता है, वो ब्रेन पेज जो अक्सर जीवन भर साथ रहती है। हाँ, प्रोसीजरल मेमोरी। बिल्कुल। दूसरी बात जो ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि राइडर और बाइक, एक बेजान मशीन, इनके बीच का इंटरैक्शन एक दो तरफा सीखने का इंटरफेस बन जाता है। ये प्रतिक्रिया का लेन देन। हाँ, ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात रिएक्टेंस, यानी प्रतिरोध और प्रतिक्रिया का सामना करना। ये सिर्फ एक बाधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुकूलन, सीखने और तकनीकी इनोवेशन दोनों के लिए केंद्रीय है। एसेंशियल है। चुनौतियों से ही हम सीखते हैं और बेहतर चीजें बनाते हैं। चौथी, नियमित रूप से साइकिल चलाने जैसी गतिविधियां हमारे दिमाग में सचमुच बदलाव लाती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, खासतौर पर संतुलन, तालमेल और मोटर कंट्रोल से जुड़े हिस्सों में, जैसे सेरिबेलम, मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया। हमारा दिमाग हमारी शारीरिक गतिविधि के जवाब में खुद को बदलता है, फिजिकली चेंजेस। पांचवी, राइडर का अनुभव, उसकी मुश्किलें और जरूरतें सीधे तौर पर साइकिल के डिजाइन और इंजीनियरिंग में इनोवेशन को दिशा देती हैं। इससे एक सअनुकूली प्रणाली बनती है, को-एडैप्टिव सिस्टम, जहां इंसान और मशीन एक दूसरे को बेहतर बनाते हुए साथ साथ विकसित होते हैं। और छठी, ये पूरी बाइक राइडर लिनोग्राफी की कहानी एम्बॉडीड कॉग्निशन का एक बहुत शक्तिशाली मॉडल पेश करती है। एम्बॉडीड कॉग्निशन मतलब शरीर और अनुभव पर आधारित ज्ञान। हाँ, ये दिखाती है कि सीखना सिर्फ दिमाग के अंदर होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण और उनके साथ हमारे इंटरैक्शन में बसा हुआ है। लर्निंग इज एम्बॉडीड एंड सिचुएटेड। और सातवीं बात भी थी शायद। हाँ, एक और, शायद थोड़ी दूर की कौड़ी लगे, पर ये कि पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां भी शायद इस मोटर आधारित सीखने के मॉडल से कुछ सीख सकती हैं। कैसे? शायद हमेशा सिर्फ बैठकर पढ़ने सुनने के बजाय क्रिया और अनुभव पर आधारित तरीके, फोकस, मेमोरी और सीखे हुए कौशल को लंबे समय तक याद रखने में ज्यादा मददगार हो सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। ये तो सोचने वाली बात है। और आखिर में ये भी है कि साइकिल चलाना सिर्फ एक शारीरिक कौशल नहीं सिखाता, बल्कि गिरने के डर पर काबू पाना, आत्मविश्वास, भावनात्मक नियंत्रण, जोखिम का आकलन, ये सब मानसिक कौशल भी विकसित करता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि अगली बार जब हम किसी को साइकिल चलाते देखेंगे या खुद चलाएंगे तो शायद उसे सिर्फ एक आम गतिविधि की तरह नहीं देखेंगे। ये तो दिमाग, मशीन और माहौल के बीच सीखने, ढलने और यहाँ तक कि नई चीजें ईजाद करने का एक जीता जागता गतिशील उदाहरण है। हाँ, लर्नोग्राफी हमें याद दिलाती है कि सीखना सिर्फ चार दीवारी में नहीं होता। ये गति में है, ये संघर्ष में है और ये हमारे हर अनुभव में रचा बसा है। और रिएक्टेंस, जिसे हम अक्सर झुंझलाहट या परेशानी का सबब मानते हैं। हाँ, चाहे वो साइकिल का बिगड़ता संतुलन हो या जिंदगी की कोई और चुनौती। बिल्कुल, वो असल में महारत हासिल करने और कुछ नया रचने का एक जबरदस्त इंजन है। हर राइड, हर चुनौती दिमाग के लिए एक सबक है और साथ ही टेक्नोलॉजी के लगातार आगे बढ़ने में एक छोटा सा योगदान भी। ये दिखाता है कि कैसे जीवित यानी इंसान और निर्जीव यानी मशीन प्रणालियां भी एक दूसरे से सीखने का रिश्ता बना सकती हैं। ये मानव बुद्धि और अनुकूलन क्षमता का एक सुंदर प्रमाण है। शायद अगली बार जब कोई साइकिल की सवारी करे तो उसे ये पूरी प्रक्रिया एक नए नजरिए से महसूस हो, एक लर्नोग्राफिक यात्रा के तौर पर, जहां हर पेडल स्ट्रोक न सिर्फ उन्हें आगे बढ़ा रहा है बल्कि उनके दिमाग को और शायद दुनिया को भी अनजाने में ही सही आकार दे रहा है। ये रोजमर्रा की गतिविधि को एक गहरे अर्थ से भर देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, अगर साइकिल जैसी एक बेजान मशीन इंसानी अनुभव और फीडबैक के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सीख सकती है और विकसित हो सकती है,
तो हमारे जीवन में और कौन सी निर्जीव वस्तुएं या प्रणालियां हैं जो हमारे व्यवहार से, हमारी जरूरतों से, हमारी प्रतिक्रियाओं से अनजाने में सीख रही हैं और बदल रही हैं? अच्छा, जैसे? सोचिए, हमारे घरों की डिजाइन, शहरों की प्लानिंग और खास तौर पर आजकल हमारे स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम। हाँ, एल्गोरिदम तो सीखते हैं हमसे। बिल्कुल। क्या ये सब भी हमसे लगातार सीख कर खुद को नहीं बदल रहे हैं? ये मानव वस्तु का जो इंटरेक्शन है, ये हमारे भविष्य को किस अनजाने तरीके से आकार दे रहा होगा? ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि हमारी बनाई हुई तकनीकें, भले ही उनमें चेतना ना हो, हमसे कैसे सीख रही हैं और हमें कैसे बदल रही हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है।